हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। देखो, बोर्ड में से इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर के आएगा। तो ये प्रश्नावली आपकी आएगी 5 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की प्रश्नावली आएगी। ठीक है, तो आज हम इस प्रश्नावली के पार्ट फर्स्ट में इसका हम बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। हम इसका क्या पढ़ेंगे? बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, इसका हम सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमारे जीवन में काम आती हैं, आगे जाकर काम आएंगी। जैसे पहले हम बात करते हैं वृत्त क्या होता है, एक सर्किल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर वृत्त किसी बिंदु का एक बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान रहे। देखो, वृत्त किसी बिंदु का, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई बिंदु ये है, एक नियत बिंदु हो गया। इस नियत बिंदु से ये आपका एक समतल हो गया। जैसे एक कागज क्या होता है? एक समतल होता है। इस समतल में इस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से, अब नियत बिंदु ये हो गया, नियत बिंदु से जो और बिंदु हुए, जैसे ये बिंदु हो गया, इधर मैं ये बिंदु ले लिया, 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 इधर ये बिंदु ले लिया, इधर ये ले लिया, इधर ये ले लिया। ऐसे इस बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो? समान हो। ऐसे ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु से ये दूरी समान हो, ये वाली 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 से दूरी समान हो, ये दूरी से समान हो, यहाँ पर और भी पॉइंट आ जाए, ये दूरी समान हो। ठीक है ना? तो यानी ये इस नियत बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या रहे? सदैव समान रहे। तो वृत्त उस बिंदु का क्या होगा? बिंदुपथ होगा। क्या होगा? बिंदुपथ। यदि मैं इनको ऐसे मिला दूं सभी बिंदुओं को, तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक वृत्त। तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त कहलाता है। तो वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ, किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित नियत बिंदु से जो अन्य बिंदु है ना, इनसे दूरी क्या रहे? सदैव समान रहे। ये वाली दूरी सब ये आर है, ये भी 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 आर, ये भी आर, और ये भी क्या है? आर। सारी दूरी समान हो, इस नियत बिंदु से सभी दूरी समान हो, तो उन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? एक वृत्त बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। तो ये क्या कहलाता है? एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, किसी समतल में स्थित नियत बिंदु से अन्य बिंदुओं की दूरी समान रहे, तो उनसे जो मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं केंद्र। केंद्र यानी सेंटर। सेंटर क्या हुआ? सेंटर। तो वृत्त का सेंटर यही होता है। नियत बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं। वृत्त को केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं, नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र, नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र ओ कहते हैं। ओ यानी वृत्त के केंद्र को किससे लिखते हैं हम? ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओ। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। नियत बिंदु को ही वृत्त का क्या बोलते हैं हम? केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा की बात करते हैं हम, त्रिज्या। किसकी बात करते हैं? त्रिज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। वो क्या कहलाती है? वृत्त की। तो वृत्त के
केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से व्यक्त करते हैं। स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। देखो, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु है उसको जोड़ने वाली जो रेखा है, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त पर स्थित बिंदु है, ये भी वृत्त पर स्थित बिंदु है, ये भी वृत्त पर स्थित बिंदु है, ये भी वृत्त पर 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 है। तो इन सबको जोड़ने वाली जो रेखा है ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इन सब की लंबाई क्या होती है, समान होती है। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हम इसे किसे व्यक्त करते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ये आर कहलाती है। क्या कहलाती है, आर। अब हम बात कर लेते हैं व्यास की। व्यास क्या होता है इसका, डायमीटर क्या होता है, जो व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा। अभी मैं आपको जीवा की परिभाषा बताऊंगा। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई वृत्त है, एक वृत्त है, यदि इसमें जीवा, अब जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। लेकिन वो जीवा यदि वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, ध्यान रखना। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। क्यों, क्योंकि ये भी आर है और ये भी क्या है, आर, और ये व्यास हो गया यहाँ से, तो आर कितना हो गया, डबल हो गया। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, यदि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी जीवा तो व्यास कहलाएगी। मैं जीवा की परिभाषा भी आपको बता देता हूँ, जीवा क्या होता है। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु हो, उनको यदि कोई जोड़ने वाली जो रेखा है वो वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जैसे हमारे पास ये सर्किल है, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया और ये बिंदु ले लिया, इन दोनों को यदि मैं मिला रहा हूँ तो ये क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले रहा हूँ और यहाँ पर कोई बिंदु ले रहा हूँ तो ये भी क्या है, वृत्त की जीवा है। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को केंद्र से होकर ये गुजर जाएगा तो जीवा हो जाएगा, वो व्यास हो जाएगी, लेकिन जीवा रहेगी। तो हमें इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को वृत्त पर किन्हीं
दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती, ठीक है ना। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कैसे भी हो सकता है, वो वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं चाप। चाप क्या होता है? जिसको हम आर्क बोलते हैं, आर्क। चाप की परिभाषा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मैं वृत्त ले लिया, ये वृत्त है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मैं एक ये बिंदु ले लिया और एक ये बिंदु ले लिया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये वाली, ये वृत्त की त्रिज्या वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। क्या कहलाती है? चाप। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का चाप कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त का चाप। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा की हम बात करते हैं। आप सभी बच्चे, जो मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं हम। वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय सर्किल रीजन, सर्कुलर इसमें क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें सभी बिंदु या तो वृत्त पर हो या वृत्त के अंदर स्थित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें सभी बिंदु, या तो वृत्त पर या वृत्त के अंदर स्थित होते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब वह क्षेत्र जिसमें सभी बिंदु, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु है, सभी बिंदु या तो वृत्त पर हो, किस पर हो? वृत्त पर हो, या वृत्त के अंदर स्थित हो, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्तीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? वृत्तीय क्षेत्र। तो वह क्षेत्र जिसमें सभी बिंदु या तो वृत्त पर या वृत्त के अंदर स्थित होते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। ये आपका बेसिक नॉलेज हो रहा है। इन सब परिभाषाओं को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं। अगली परिभाषा हम जिसकी अर्धवृत्तीय क्षेत्र क्या होता है? अर्धवृत्तीय क्षेत्र, अर्धवृत्तीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। अर्धवृत्तीय क्षेत्र, देखो इसमें क्या होता है? जब दो चाप बराबर होते हैं, जैसे जब दो चाप बराबर होते हैं तो प्रत्येक जो भाग होगा एक अर्धवृत्त हो जाएगा। तो दोनों वृत्तखंड व त्रिज्याखंड बराबर होते हैं तो प्रत्येक को अर्धवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। जब दो
जब दो चाप जब दो चाप बराबर होते हैं जब दो चाप बराबर होते हैं तब प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त होगा, एक अर्धवृत्त होता है, एक अर्धवृत्त होता है तथा दोनों वर्तखंड एवं त्रिज्याखंड बराबर होते हैं तब प्रत्येक भाग को अर्धवर्तीय क्षेत्र कहते हैं। अर्धवर्तीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? अर्धवर्तीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई वृत्त है, ऐसे वृत्त हो गया, इसमें यदि दो चाप बराबर लंबाई की हो, इस साइड में भी इधर और इस साइड में भी इधर, तो ये जो भाग है अर्धवर्त हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, दो चाप होते हैं, जब दो चाप बराबर हो, ये वाला चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई और इस वाले चाप की लंबाई जब बराबर होते हैं तो ये प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, एक अर्धवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवर्त हो जाएगा। और इसमें दोनों वर्तखंड और त्रिज्याखंड क्या होंगे? बराबर होंगे। तब प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? अर्धवर्तीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर उसको? अर्धवर्तीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अर्धवर्तीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अर्धवर्तीय क्षेत्र। इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्त की। ये भी आपके प्रश्नावली में काम आएगा। सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्किल्स क्या होता है? CTRIC सर्किल। सकेंद्रीय वृत्त, इसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक वृत्त हो और उनका केंद्र एक ही हो तो वो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो यानी समान हो, एक ही हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो तो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक ये वृत्त है, इसमें अंदर एक वृत्त और आ गया और एक वृत्त और आ गया, तो इन सबका सेंटर एक ही है। इसका केंद्र यही है, इस वाले का केंद्र भी यही है और इस वाले का केंद्र भी यही है। अब इसमें त्रिज्या देखो, इसकी त्रिज्या तो ये हो गई, इसकी त्रिज्या ये हो गई और इसकी त्रिज्या ये हो गई। इसमें त्रिज्या क्या होंगी? अलग अलग होंगी, केंद्र समान है तो ये R1 मान लो, इसको R2 और इसको R3, तो इनकी त्रिज्या अलग अलग माप की होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? एक सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या भिन्न भिन्न हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है भाई। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं वृत्त की परिधि की परिभाषा।
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल्स। ये क्या होता है? इधर देखिए, देखो वृत्त के अनुदिश, यदि हम इस वृत्त के अनुदिश एक चक्कर पूरा तय कर दें तो वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहलाता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर वृत्त के अनुदिश, वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। वृत्त के अनुदिश, जैसे वृत्त हो गया, इसके अनुदिश एक पूरी चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहते हैं, या वृत्त का परिमाप, या वृत्त का परिमाप कहते हैं, वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई वृत्त है, एक वृत्त हो गया, इस वृत्त में जैसे हम यहाँ से चले, ऐसे यहाँ से चले और इसके अनुदिश हम पूरा चक्कर लगा लें, पूरे चक्कर में इस प्रकार से हम चले और फिर वापस हम यहीं पर आ गए, यहाँ पर आ गई, तो एक पूरा चक्कर हो गया। तो एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी, ये वाली जो दूरी है ये इसकी परिधि है। क्या है? परिधि। यानी हम वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगा दें, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? उसकी वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी कुछ सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र लिख रहे हैं हम। जैसे वृत्त की परिधि का सूत्र लिखते हैं। पहले इसका वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि हम निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है? 2πr। ये इसमें क्या होती है? r होती है। ये क्या होता है? r। यदि हमें वृत्त की परिधि निकालनी है हमें उसका सूत्र क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? 2π। और सूत्र बात कर लेते हैं हम। दूसरा सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। जहाँ पाई का जो मान है आपको कितना रखना है? 22/7 या 3.14। ये दोनों मान किसके होते हैं? पाई के मान होते हैं। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसका दशमलव होता है वो अनावर्तनीय या अशांत होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया एक और सूत्र देखते हैं हम इसके ऊपर। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वृत्त आ जाए, जैसे एक ये वृत्त आ जाए और एक ये वृत्त आ जाए, दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए। इनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र हो जाएगा πr1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। बड़े वृत्त में से ये दोनों के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? πr1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। जहाँ r1 क्या है? बड़ी त्रिज्या है। r1 क्या है? बड़ी त्रिज्या। ये बड़ी त्रिज्या है r1 और ये छोटी त्रिज्या है r2।
ठीक है। दो सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, यानी बड़े वर्त में से छोटा वर्त कटेंगे तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, छोटे वर्त का क्या जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो दो सेकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई कोष्टक R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं ये हो गया आपका जो थोड़ा सा बेसिक ज्ञान है, 15.1 का बेसिक ज्ञान हो गया है। अब हम यहाँ पर त्रिज्याखंड की परिभाषा और समझते हैं कि त्रिज्याखंड और वर्त का त्रिज्याखंड क्या होता है। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए, इधर सूत्र याद कर लेना जो मैं लिखा रहा हूँ। इधर देखिए, त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड क्या होता है, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। देखो, एक बार परिभाषा लिख देता हूँ इसकी। किसी भी वर्त की दो त्रिज्याओं, किसी वर्त की दो त्रिज्याओं, किसी वर्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। वर्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। किसी वर्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्त है, इस वर्त की मैं कितनी त्रिज्या ले रहा हूँ, दो त्रिज्या। मान लीजिए कि मेरे पास दो त्रिज्या, एक ये वाली त्रिज्या हुई और एक ये वाली त्रिज्या हुई। तो किसी वर्त की दो त्रिज्या ओ ए और बी, ओ ए और बी वर्त की दो त्रिज्या हुई, दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी, समान रहेगी। और एक चाप, तो ये ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गई, ये इसका चाप हो गया। क्या हो गया, चाप। तो इनके द्वारा जो क्षेत्र गिर रहा है, वर्त की दो त्रिज्या ये हो गई और ये चाप, इनके द्वारा जो ये क्षेत्र गिर रहा है, ये जो क्षेत्र होता है, ये वर्त का क्या है, त्रिज्याखंड कहलाता है। ये वर्त का क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। ये वर्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। अब हमें इससे संबंधित जो सूत्र हैं, सूत्र क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमें त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालनी हो, ये वाली लंबाई निकालनी हो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो उसका सूत्र हो जाएगा त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, जिसको हम L से लिख सकते हैं। L बराबर पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये त्रिज्याखंड की जो चाप की जो लंबाई है, इसका जो हम सूत्र है वो क्या होगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। दूसरी बात, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो कि ये कितना क्षेत्र घिरा हुआ है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया, तो उसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये किसका क्षेत्र है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। किसका है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक और होता है, जब आपको चाप की लंबाई का मतलब L, चाप की लंबाई L एवं क्षेत्रफल दे। जब चाप की लंबाई आपको दे रखी हो और एवं त्रिज्या दे, जब चाप की लंबाई L एवं त्रिज्या ज्ञात हो, तब
तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा तो वो हो जाएगा आपका 1/2 गुणा L गुणा R। ये ध्यान रखना, जब आपको चाप की लंबाई L देगा और त्रिज्या देगा तब आपको ये सूत्र लगाना है। और ये कब लगाना है, जब आपको R देगा और थीटा देगा, 90 मतलब कुछ भी थीटा का मान देगा, कुछ भी जो एंगल देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी त्रिज्यखंड से संबंधित सूत्र। अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, और यदि हम इसका निकालेंगे, ये लघु त्रिज्यखंड है भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकालना हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि हमें ये निकालना हो ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कैसा है, लघु, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये कैसा होता है, लघु। यदि हमें उसका भी सूत्र निकालना हो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि परीक्षा में आपको ऐसे बोले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो समझना लघु त्रिज्यखंड का ही आपसे पूछा है। अब देखो वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड में क्या होता है कि वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। मैं एक बार इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। वृत्त की प्रत्येक जीवा, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में, वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तब इस प्रकार, तब इस प्रकार बने प्रत्येक भाग को, तब इस प्रकार बने प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भाग को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। जिसमें छोटे भाग को, जिसमें छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड एवं बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, बड़े भाग को क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास ये सर्किल है, इसमें क्या है कि मैंने बोला है कि वृत्त की प्रत्येक जीवा, ये जीवा हो गई जो वृत्त के केंद्र से नहीं होकर गुजर रही है। वृत्त को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। तो इसका जो प्रत्येक जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। ये छोटा वाला भाग है, ये बड़ा भाग। तो छोटा वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड। और इसको बोलते हैं अपन दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, ये इसकी आर रहेगी, यहाँ पर ओ रहेगा, यहाँ पर आर रहेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थीटा का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा, थीटा। तो ये वाला जो होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब इनके ऊपर सूत्र देख लीजिए। सूत्र, पहला सूत्र क्या है, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। देखो परीक्षा में लघु, लघु शब्द कई बार नहीं आता है तो वृत्तखंड ही आता है वो, तो समझ लेना लघु वृत्तखंड ही है वो। दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का निकालना हो, बड़े वाले का निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे को उठा दूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्त का क्या? दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे तो पूरे वृत्त में से छोटे को निकाल दूंगा तो किसका बच जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया आपकी इस प्रश्नावली का बेसिक ज्ञान हो गया। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुन लो, 2 नोट और डाल देता हूं मैं। नोट नंबर 1, घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण, 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री के कोण पर घूमती है, कोण पर घूमती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण पर घूमती है? 6 डिग्री के कोण पर घूमती है। अब इधर देखिए एक बार, जैसे मेरे पास ये घड़ी है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ये घड़ी है मिनट की सुई, ये पूरा राउंड लगा के आएगी तो इस पर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। ओके, मिनट की सुई ऐसे घूम कर आएगी तो 1 मिनट में कितनी तो ये ऐसे घूम कर आएगी तो कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो इसमें 60 का भाग दे दो, 100 पर से 100 पर कट गई, 6×5 36। तो कितने डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। और यदि हम बात कर ली घंटे की सुई, नोट नंबर 2, घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान रखना है आपको, सवाल आएंगे इनके ऊपर। अब ये कैसे बनाती है इधर देखो, अब ये मेरे पास ये घड़ी है, यहाँ पर 12, 6, 3, 9। अब ये घंटे की सुई है। अब आपको पता है घंटे की सुई ऐसे घूमेगी 360 डिग्री कोण बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। अब देखो घंटे वाली सुई है, यहाँ से चलेगी और ऐसे आएगी तो 12 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो 12 घंटे। तो पहले 1 घंटे में कितना बनाएगी वो? 12 × 36। तो ये 1 घंटे में बना रही है 30 डिग्री का कोण। 1 घंटे में कितना बना रही है? 30 डिग्री का कोण। अब उसको मिनट में निकालना है अपने को, किसमें? मिनट में। तो मिनट में निकालेंगे ना 1 मिनट में, तो ये तो कितने का है? 1 घंटे का। तो मिनट में निकालेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। 100 पर से 100 पर क्या हो गया? कैंसिल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया? 1/2 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का पूरा बेसिक ज्ञान मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप इन सभी परिभाषाओं को उतार लेना, सभी सूत्रों को याद कर लेना। इम्पोर्टेंट सूत्र हैं ये सब। ये क्या है? सब इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इधर ये रही सूत्र आपकी इम्पोर्टेंट, ये त्रिज्यखंड वाले इम्पोर्टेंट सूत्र हैं सब, क्योंकि इनके ऊपर परीक्षा में सवाल आता है। क्या आता है? सवाल। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। इन सब को आपको उतारना है। इधर से आपको इनको, ये वाले सूत्र आपको याद करने हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होता है, और साथ में आपको ये वाली परिभाषाएं भी आपको क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपको 15वीं प्रश्नावली का पूरा बेसिक ज्ञान आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।